गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। मात्र आधे घंटे की क्लास में लगभग हम 50 से 60 क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। कभी स्टेट लेके आते हैं, कभी जीएस के किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाते हैं। तो अगर आप आधे घंटे की भी क्लास लेते हो तो आपका काफ़ी जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। जीएस के भी सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं, जनरल स्टडीज यानी जितने भी सब्जेक्ट है वो भी हम पढ़ लेते हैं 20-40 क्वेश्चन करके। ठीक है, और करंट अफेयर के भी हम 20 क्वेश्चन डेली पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस क्लास को डेली लेते हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगी, बहुत ही लाभदायक होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी नगर निगम के चुनावों में कागजी मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है असम। ठीक है, तो फटाफट से आंसर देंगे कि राइट आंसर क्या हो जाता है। जब गुवाहाटी आ गया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा राज्य होगा? असम होगा। ठीक है, कौन सा होगा? असम होगा। यानी असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिसमें क्या किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो चुनाव में कागजी मतपत्र है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ठीक है, कौन है वहाँ के असम के मुख्यमंत्री? हेमंत बिस्वा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में किस सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा केरल सरकार, ऑप्शन बी है गुजरात सरकार, ऑप्शन सी है पंजाब सरकार और ऑप्शन डी है दिल्ली सरकार। बताइए फटाफट से कि किस सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये करंट अफेयर की क्लास है, इसके बाद 9 बजे कौन सी क्लास होती है? हिंदी की थ्योरी की क्लास होती है। शाम को 5 बजे जीएस की क्लास होती है और अभी 1-2 दिन में जैसे मैंने आपको बोला है कि हिस्ट्री की क्लास भी शुरू करेंगे। बायोलॉजी की हमारी लगभग 150 से ज़्यादा क्लासेज, कहाँ पे 150 क्लासेज हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये और भी सब्जेक्ट की है, जैसे सीडीपी की है, पर्यावरण की है, वो भी आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या है कि किस सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? बताइए कौन सी सरकार ने की है? केरल सरकार ने, गुजरात सरकार ने, पंजाब सरकार ने या दिल्ली सरकार ने? बताइए फटाफट से। तो किसने की है? दिल्ली सरकार ने की है, यानी ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन डी, दिल्ली सरकार ने मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा यूनेस्को, ऑप्शन बी है यूनिसेफ, ऑप्शन सी है विश्व बैंक और ऑप्शन डी है सेबी। बताइए शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? बताएंगे फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक या सेबी? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी यूनिसेफ इसका राइट आंसर हो जाता है। शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी
राज्यवार जंग आप लोगों के संग। आज हम क्या लेके आए हैं, इसमें स्टेट को लेके आए हैं, और स्टेट कौन सा है हमारा, तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु आज का हमारा स्टेट है। तो अच्छे से इसमें एक एक चीज को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और ये राज्यवार जंग आप लोगों के संग, इसमें हम बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे राज्य कंप्लीट कर चुके हैं। और स्टेट को पढ़ने के लिए पूरा अच्छे से पिछली क्लास पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लास को ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं तमिलनाडु की। जो तमिलनाडु है वो भारत का राज्य है जो उपमहाद्वीप के चरम दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर है, चरम होती है चरम सीमा, यानी ऊपर, सबसे ऊपर वाला भाग। यानी जो तमिलनाडु है वो भारत का राज्य है और जो उपमहाद्वीप के जो चरम दक्षिण में स्थित है। यह है पूर्व और दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में केरल, उत्तर पश्चिम में कर्नाटक और उत्तर में आंध्र प्रदेश से घिरा है। जो तमिलनाडु है वो पूर्व और दक्षिण में तो हिंद महासागर से घिरा है, पश्चिम में केरल से घिरा है, उत्तर पश्चिम में कर्नाटक से घिरा है और उत्तर में आंध्र प्रदेश से घिरा है। ठीक है, इसके बाद राजधानी पूछी जाती है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाती है, तो चेन्नई मद्रास राजधानी हो जाती है, जो राज्य के पूर्वोत्तर भाग में, पूर्वोत्तर भाग के तट पर है। जो ये राजधानी है चेन्नई मद्रास, ये राज्य के पूर्वोत्तर भाग के तट पर है। अगर सबसे बड़े शहर की बात की जाए तो सबसे बड़ा शहर भी चेन्नई हो जाता है। और जो राज्य है उसकी स्थापना कब हुई थी, 26/1/1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके बाद अगर प्रथम राज्यपाल की बात की जाए कि तमिलनाडु के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो उनका नाम था सरदार उज्जल सिंह। क्या था उनका नाम, सरदार उज्जल सिंह। अगर वर्तमान राज्यपाल की बात की जाए तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हो जाते हैं। इसके बाद अगर प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो CN अन्नादुराई। कौन है, CN अन्नादुराई वहाँ के पहले CM हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और वर्तमान में कौन है, MK स्टालिन। कौन है, MK स्टालिन वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। अब जिले आ जाते हैं कि तमिलनाडु में कितने जिले हैं, कितने स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है। तो कितने जिले हैं, 38, यानी 38 डिस्ट्रिक्ट है, यानी 38 जिले हैं तमिलनाडु में। एक बार फिर से देख लेते हैं, राजधानी क्या हो जाती है, मेन देख लेते हैं, चेन्नई हो जाती है। ठीक है, जो राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल थे वो थे सरदार उज्जल सिंह। वर्तमान में कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो थे श्री N अन्नादुराई। और वर्तमान में कौन है, MK स्टालिन। कितने जिले हो जाते हैं, 38 जिले हो जाते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद आ जाती है विधानसभा। विधानसभा में कितनी सीटें हैं तमिलनाडु में, तो विधानसभा में है 234 सीटें। कितनी सीटें हैं, 234 सीटें ये विधानसभा में आ जाती है। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में 18 सीटें हैं। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में 39 यानी 39 सीटें है। और अगर तमिलनाडु के हाई कोर्ट की बात की जाए कहाँ पर है, तो ये मद्रास में है। न्यायमूर्ति कौन है, न्यायमूर्ति है संजीव बनर्जी, यानी न्यायमूर्ति यानी न्यायाधीश कौन है, संजीव बनर्जी है। अब इसके बाद आ जाते हैं तमिलनाडु के प्रतीक कौन कौन से हैं। भाषा कौन सी हो जाती है, भाषा हो जाती है राजकीय भाषा तमिल। इसके बाद राजकीय पशु की बात की जाए तो राजकीय पशु हो जाता है नीलगिरी तहर। अगर राजकीय पक्षी की बात की जाए, राजकीय कर लेंगे इधर, ठीक है, ऐसे लिखते हुए चलेंगे राजकीय। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है, एमरोल्ड कबूतर है। इसके बाद आ जाता है फूल। राजकीय फूल क्या है, ग्लोरियोसा लिली है। इसके बाद राजकीय फल की बात आ जाती है तो तमिलनाडु का राजकीय फल है ताड़ का पेड़। और अगर खेल की बात आ जाती है तो राजकीय खेल है कबड्डी। कौन सा है खेल, कबड्डी राजकीय खेल हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट से, साइड हो जाती हूँ मैं, फटाफट से लीजिए। इसके बाद आ जाता है तमिलनाडु की जो नदियां है, कौन कौन सी नदियां है, तो तमिलनाडु की प्रमुख नदियों में आ जाती है कावेरी,
कावेरी, थम्बीबरानी, भवानी, पलार। एक सेकेंड, कौन कौन सी नदियाँ आ जाती है? कावेरी आ जाती है, थम्बीबरानी आ जाती है, भवानी, पलार, वेगई, मंजलर और वराहा। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? 4 नदियों के एक नदी का नाम दे देंगे कि ये नदी कौन से राज्य से संबंधित है। नीचे ऑप्शन में 4 राज्य दे देंगे, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अगर आपको इनके नाम याद है तो आप फटाफट से तमिलनाडु लगा दोगे। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? कावेरी है, थम्बीबरानी है, भवानी है, पलार है, वेगई है, मंजलर है और वराहा है। इसके बाद आ जाती है तमिलनाडु की प्रमुख झीलें। क्या आ जाती है? प्रमुख झीलें आ जाती है। सबसे पहले ऊटी झील है, ऊटी झील, लाल पहाड़ी झील, सिंगानल्लूर झील, कोडाई कनाल झील, कावेरी पक्कम झील। इसके बाद है पेरुमल झील, सोलावरम झील, वीरनम झील, कालीवली झील, बेरिजम झील। तो ये प्रमुख झीलें हो जाती है तमिलनाडु की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट चलेंगे। इसके बाद आ जाती है तमिलनाडु के बांध। प्रमुख बांध कौन कौन से हैं और कौन सी नदी पर है? ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे प्रमुख बांध है कलनई बांध। कौन सा बांध है? कलनई बांध। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। दूसरा है अमरावती बांध। कौन सी नदी पर है? अमरावती नदी पर। और तीसरा है मेट्टूर बांध जो कावेरी नदी पर है। ठीक है, किस पर है? कावेरी नदी पर। इसके बाद आ जाती है, और भी है, ये 2 बार लिखा हुआ है, और भी है, जैसे ऊपरी अनाईकट बांध, ये वेगई नदी पर है। परुछनी बांध, ये परालियार नदी पर है। कौन सी नदी पर है? परालियार। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं सारे तमिलनाडु के प्रमुख बांध। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से इनका। इसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं नदियों के किनारे पर बसे शहर। यानी ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो नदियों के किनारे पर बसे हैं और कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे पर बसा है। सबसे पहले आ जाता है मदुरै। कौन सा आ जाता है? मदुरै। कौन सी नदी के किनारे पर बसा है? वेगई नदी के। दूसरा आ जाता है तिरुचिरापल्ली शहर है जो ये कावेरी नदी के किनारे पर बसा है। तीसरा आ जाता है चेन्नई, कोम अडियार नदी के किनारे पर बसा है। इसके बाद आ जाता है कोयम्बटूर। कई बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में कोयम्बटूर पूछा जा चुका है। ये नोयाल नदी पर बसा है। इसके बाद है इरोड। इरोड कावेरी नदी के किनारे पर बसा है। तिरुनुलवेली, ये थमिरबारानी नदी के किनारे पर बसा है। ठीक है, इसके बाद है कांचीपुर। कांचीपुर वेगवती नदी के किनारे पर बसा है। और इसके बाद है तंजावुर। तंजावुर वन्नारू या वडावारू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए कि नदियों के किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद आ जाता है तमिलनाडु के त्योहार। यानी तमिलनाडु में प्रमुख त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक एक को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए। तमिलनाडु के त्योहार हो जाते हैं पोंगल, नाटंजलि है ये, नाटंजलि। ठीक है, इसके बाद है थिपुसुम, इसके बाद है थिरुवायरू, इसके बाद है कठीगई। क्या है? काठीगई या कठीगई। इसके बाद आ जाता है त्योहार दीपम, आदिपरेकु, मामलूपुरम। इसके बाद डांस फेस्टिवल, वेलंकन्नी फेस्टिवल, कंथुरी फेस्टिवल, कवाड़ी, अरूबा थिमोवर। तो ये हो जाते हैं अरूबा थिमोवर फेस्टिवल और जलीकट्टू। जलीकट्टू भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जो तमिलनाडु के प्रमुख त्योहार है, तो ये हो जाते हैं प्रमुख त्योहार। इसके बाद आ जाती है तमिलनाडु की जनजातियां। तो कौन कौन सी जनजाति है? आदियान है, अर्दान है, अरावलन है, इरूलर है, कादर है, कनिकर है, कोटस है, टोडस है,
कुरुमा है, मलयाली है, बदागास है और कटुनायकन है। तो ये प्रमुख जनजातियां हैं जो वहाँ पर निवास करती है। कहाँ पर? तमिलनाडु में निवास करती है। इसके बाद आ जाते हैं तमिलनाडु के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। ठीक है, क्या आ जाता है इसके बाद? तमिलनाडु के प्रमुख मंदिर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन से मंदिर है? ये है रामनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, राजगोपाल स्वामी मंदिर, नटराज मंदिर, सुचिंत्रम मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर और कांचीपुरम मंदिर। तो ये वहाँ के तमिलनाडु के प्रमुख मंदिर हो जाते हैं। इसके बाद भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग किसे किसे मिला है? भौगोलिक संकेत का मतलब क्या है? जीआई टैग। तो जीआई टैग मिला है कोडाई कनाल मलाई पांडु को, जेरा फूल थिरुवनम को, सिल्क साड़ी को, डिडिगुल लोक एंड कंडागी साड़ी को, पत्थमा को, दाईमाट अरुम्बादुर को, लकड़ी की नक्काशी को, थंजावती नेती को, पलानी मंदिर की पंचमीर्थन को। तो इन्हें जीआई टैग मिला है यानी भौगोलिक संकेत मिला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। इसके बाद आ जाते हैं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं। तमिलनाडु के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आ जाता है राम सेतु वराहा गुफा। क्या आ जाता है? राम सेतु वराहा गुफा मंदिर। इसके बाद समनार मलाई, रिपन भवन, अर्नामलाई गुफा, तिरुचिरापल्ली, रॉक फोर्ट। तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ के ऐतिहासिक स्थल हो जाते हैं, यानी यहाँ के तमिलनाडु के हिस्टोरिक प्लेस हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हवाई अड्डा कि तमिलनाडु के हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और सलेम हवाई अड्डा। कितने हवाई अड्डे हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली और सलेम। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। नेक्स्ट चलेंगे इसी में। हवाई अड्डे और भी है, तूतीकोरिन एयरपोर्ट, वेल्लोर हवाई अड्डा। इसके बाद आ जाते हैं प्रमुख स्टेडियम। प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से हो जाते हैं तमिलनाडु के? ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेपक, मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम चेन्नई। इसके बाद आ जाती है, अगर हमें ये सारे नाम याद है, चिदम्बरम, चिरापुल्ली, सब कुछ याद है, तो हम तुरंत आसानी से क्वेश्चन का आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, कहाँ से? जैसे ही हमें ये शब्द याद होंगे तो हम फटाफट से उन्हें आंसर सही टिक कर देंगे। इसके बाद आ जाती है तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो उसका नाम है डोडा बेटा नीलगिरी हिल्स पश्चिमी घाट। क्या है? डोडा बेटा नीलगिरी हिल्स पश्चिमी घाट। विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो चोल मंदिर, तंजावुर, बृहदीश्वर मंदिर और गंगई। क्या है? बृहदीश्वर मंदिर और गंगई, ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे इसी में। रामसर साइट स्थल कौन कौन से हैं, यानी रामसर साइट कौन कौन सी है? आर्द्र भूमि। रामसर साइट क्या होती है? आर्द्र भूमि होती है। तो ये है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद स्थानिक पक्षी क्षेत्र आ जाता है पश्चिमी घाट। इसके बाद जैव आरक्षित क्षेत्र आ जाता है मन्नार मरीन की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और अगस्त्यमार लाई बायोस्फीयर रिजर्व। ये हो जाते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए इसमें
राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुरथी नेशनल पार्क, मन्नार मरीन की खाड़ी और गिड़ी नेशनल पार्क, ये प्रमुख नेशनल पार्क हो जाते हैं। इसके बाद पक्षी अभ्यारण्य आता है। पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, काजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, कुथुनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर पक्षी अभ्यारण्य और वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये हो जाते हैं प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य। चलिए इसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोबारा से छाप दिए हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, ग्रिजल्ड गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य, वलनाडु ब्लैक बक अभ्यारण्य, कन्याकुमारी वन्य जीव अभ्यारण्य, कालकाद वन्य जीव अभ्यारण्य, मुडनथुरई अभ्यारण्य, मुडनथुरई के बाद है कावेरी उत्तर अभ्यारण्य और गंगा कोडन अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए ये हो जाता है हमारा पूरा तमिलनाडु स्टेट कंप्लीट। यानी तमिलनाडु से अगर कुछ भी पूछा जाता है स्टेट से क्वेश्चन तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसके अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरू भाई पटेल को नामित किया है? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है पंजाब उच्च न्यायालय। तो बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए यानी दिल्ली उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए फटाफट से करते हुए चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि 10 वर्षीय प्रियंका नुटक्की हाल ही में भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? बताइए फटाफट से कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? 21वीं, 22वीं, 23वीं या 24वीं, 25वीं? 21वीं, 22वीं, 23वीं या 25वीं? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जो 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की है वो हाल ही में भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? तो वो बन गई है 23वीं ग्रैंड मास्टर। कौन सी बन गई है? 23वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? पुणे में, मुंबई में, कोलकाता में या दिल्ली में? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? पुणे, मुंबई, दिल्ली या कोलकाता? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए यानी पुणे में ये मूर्ति का अनावरण किया गया है, जो कितनी फीट लंबी है, कितनी फीट ऊंची है? तो ये 9.5 यानी 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसका अनावरण कहाँ पे किया गया है? पुणे में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को हाल ही में किस फाइनेंसिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा IMF, ऑप्शन बी है मनीवेल, ऑप्शन सी है फाइनेंशियल क्राइम इन्फोवेंट या फाइनेंशियल एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि CDAC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस IIT संस्थान में परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन और स्थापित किया है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा कौन सा कंप्यूटर है? परम गंगा नाम का। ठीक है, ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, IIT पुणे, IIT चेन्नई या IIT रुड़की? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी यानी IIT रुड़की ने ये
कंप्यूटर डिजाइन और स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि संस्कृति मंत्रालय और किस मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी है महिला मंत्रालय और ऑप्शन डी है कपड़ा मंत्रालय। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए क्या हो जाता है राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा कपड़ा मंत्रालय, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हमने कुछ खेल से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो कबड्डी खेल के एक पक्ष में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है कबड्डी के खिलाड़ियों की संख्या? कितनी होती है? 7 होती है। बताइए फटाफट से कितनी होती है कबड्डियों के खेल की संख्या? तो ये होती है हमारी 7 यानी 7, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है कि जो ओलंपिक म्यूजियम है वो विश्व में कहाँ पर स्थित है? ओलंपिक म्यूजियम वर्ल्ड में कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में है हमारा ओलंपिक म्यूजियम स्थित। नेक्स्ट है गोल्फ गेंद का भार, वजन, यानी भार कितना होता है? जो गोल्फ गेंद होती है उसका वजन कितना होता है? तो वो होता है 1.5 ओंस। कितना होता है? 1.5 ओंस होता है। नेक्स्ट है सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? बताएंगे फटाफट से। सुशील कुमार का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो वो है सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से। किससे है? कुश्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल को दूसरे नाम के सोसर से जाना जाता है? दूसरे नाम से सोसर से जाना जाता है। बताइए फटाफट से। दूसरे नाम में सोसर, ये है सोसर। सोसर के नाम से जाना जाता है। बताइए फटाफट से कौन सा खेल है वो? किस खेल को दूसरे नाम में सोसर के नाम से जाना जाता है? तो फुटबॉल को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? फुटबॉल को सोसर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है फुटबॉल के गेंद की परिधि का माप कितना होता है? बताइए फटाफट से। जो फुटबॉल के गेंद की परिधि होती है उसका माप कितना होता है? तो वो होता है 27 इंच से 28 इंच तक। 27 इंच से 28 इंच तक होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 7 है कि फुटबॉल का साल्ट लेक स्टेडियम भारत में कहाँ है? बताइए फटाफट से। जो फुटबॉल का साल्ट लेक स्टेडियम है वो भारत में कहाँ पर है? बताइए। सॉल्ट लेक स्टेडियम, बताइए फटाफट से कहाँ पर है? तो ये हो जाता है हमारा कोलकाता में। कहाँ पे हो जाता है? कोलकाता में हो जाता है। नेक्स्ट है कौन ए शॉट एट हिस्ट्री के लेखक है? बताइए कौन है ए शॉट एट हिस्ट्री के लेखक? बताइए इनका नाम क्या है? ए शॉट एट हिस्ट्री के लेखक जो है वो है अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा इसके राइटर है। नेक्स्ट है मानवजीत सिंह का संबंध किस खेल से है? बताइए किस खेल से है मानवजीत सिंह का संबंध? तो ये है निशानेबाजी से। किससे है? निशानेबाजी से। चलिए नेक्स्ट है सर्वाधिक रन बनाने का गौरव किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट में प्राप्त हुआ है? बताइए किसे हुआ है? आप सभी को पता है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। किसे हुआ है? सचिन तेंदुलकर को हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स पंजाब के जालंधर जिले के किस गांव को कहा जाता है? बताइए फटाफट से किस गांव को कहा जाता है नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स? तो ये कहा जाता है पंजाब के संसारपुर को। किसे कहा जाता है? संसारपुर को कहा जाता है। पंजाब का एक गांव है, इसे कहा जाता है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे।
ये हमारे आज हमने क्या पढ़ा, इसमें तमिलनाडु को कंप्लीट किया और 10 से 12 क्वेश्चन ये हमारे झटका सीरीज में हो जाते हैं और 10 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के हो जाते हैं। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अगर क्लास में कुछ कमी है तो कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।